हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान के एक और अध्याय को, और ये है फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि है घर्षण। तो इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसको हम लोग किस चीज से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बनते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, वन लाइनर हो, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग देखते चले जाएंगे और बहुत अच्छे से समझने का यहाँ पर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर घर्षण होता क्या है, या फिर बोले कि आखिर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इंग्लिश में इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो ये है घर्षण बल। तो शुरू में ही हम लोग समझते हैं कि आखिर घर्षण बल होता क्या है। तो देखो, किसी भी दो सरफेस लेंगे, देखो ये एक सरफेस हो गया और ये एक सरफेस हो गया। तो जब एक सरफेस और ये दूसरे सरफेस में गति किया जाए तो यहां पर देखोगे कि विपरीत दिशा में यहां एक बल कार्य कर रहा होता है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल क्या हो गया? दो सतहों के बीच लगने वाला एक ऐसा बल है जो एक दूसरे के गति का क्या करता है? विरोध करता है तथा विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे एक सरफेस पर दूसरा चीज इस तरीके से चल रहा है तो घर्षण बल उसके उल्टी दिशा में लगता है। ये बस इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समझा दिया। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर चीज तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा कि आखिर घर्षण होता क्या है। ठीक है, चलो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। क्या तुमने ट्रैफिक सिग्नल पर किसी कार को देखा है कि वो अपना स्पीड धीरे 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 स्लो करके रोक लेगा? या क्या तुम खुद बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो? क्या तुमने कभी अपने साइकिल के स्पीड को कम किया है? और क्या तुमने कभी सोचा है कि भाई इसका स्पीड कम कैसे होता है? तो तुम्हारे दिमाग में झट से आएगा कि हम लोग क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। और ब्रेक लगाकर हम लोग क्या करते हैं? साइकिल की स्पीड को स्लो करते हैं। आपकी जब भी आवश्यक होता है आप ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? लो, अब नया क्वेश्चन आ गया। पहला तो मंद करना है, साइकिल को रोकना है तो हमें ब्रेक लगाना है। और दूसरा अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया ब्रेक लगाते हो तो क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर साइकिल का स्पीड स्लो क्यों हो जाता है? टायर धीरे धीरे रुक क्यों जाता है? तो यहां आप देखो, केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो। अब इस लाइन का क्या मतलब है? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जो हर एक लाइन बोला जाएगा उसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। तो बोलता है कि अब एक बॉल लेते हैं और बॉल का ये पृष्ठ हो गया, बॉल का जो सारा अगल बगल का भाग हो गया, क्या हो गया? वह उसका एक पृष्ठ हो गया। अब बोलता है जब बॉल एक पृष्ठ को, अब ये हमारा क्या है? मान लो कि फर्श है, तो फर्श का ये पृष्ठ हो गया, फर्श है तो फर्श का ये पृष्ठ हो गया। तो अब जब बॉल को लुढ़काया जाएगा, बॉल को क्या किया जाएगा? लुढ़काया जाएगा, तो बॉल धीरे 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 क्या हो जाएगा? स्लो होता जाएगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ध्यान से समझना यहां कि यहां बॉल का सरफेस, बॉल की सतह और फर्श की सतह दोनों संपर्क में है, और जब बॉल इस दिशा में जा रहा होता है तो बॉल का पूरा सतह फर्श के संपर्क में रहता है और धीरे धीरे बॉल क्या हो जाता है? बॉल रुक जाता है। और यहां एक और बात बोल रहा है, यहां कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया। बाह्य बल नहीं लगाया गया मतलब ये अपने आप से जा रहा है, अपने आप से रुक रहा है, कोई रोक नहीं रहा है इसको,
कोई बाहरी बल इसको रोक नहीं रहा है। तो भाई ऐसा कौन सा चीज है जिसके कारण ये जाता तो है लेकिन धीरे 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 रुक जाता है? तो वहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि इनके सरफेस के बीच में एक बल लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। और ये घर्षण जो जिस दिशा में गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि उल्टे दिशा में एक बल काम कर रहा है। इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या है घर्षण बल? तो ये जो गति की दिशा है उसके विपरीत दिशा, विपरीत मतलब उल्टा दिशा में भी एक बल लग रहा है, जो कहां लग रहा है? तो दो सरफेस के बीच लग रहा है, दो सतहों के बीच लग रहा है। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? घर्षण बल बोल रहे हैं। तो घर्षण बल के बारे में क्या क्या यहां तक हम लोगों ने सीखा? पहला चीज सीख लिया कि दो सतह के बीच लगता है। कैसा लगता है? दो सतह के बीच लगता है। दूसरा, गति के विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। तीसरा हम लोगों ने क्या सीखा? कि गति का प्रतिरोध करता है। क्या करता है? गति का प्रतिरोध करता है। तो ये घर्षण के बारे में हम लोगों ने सीख लिया कि घर्षण बल जब भी लग रहा है तो दो सतहों के बीच लग रहा है। उसके बाद गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, साथ ही गति का प्रतिरोध कर रहा है। जैसे ये चल रहा था तो ये घर्षण बल क्या करेगा? उसका प्रतिरोध करेगा, उसको रोकेगा, उसके स्पीड को कभी भी नहीं बढ़ाएगा। इस तरीके से ये कुछ गुण मैंने बताया घर्षण का। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अंततः बॉल रुक जाएगा। यहां बॉल का उदाहरण लिया था तो बॉल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? तो देखो बुक में भी गेंद का ही एग्जाम्पल यहां पर बताया जा रहा है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? अब ये एक नया चीज आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई चिकने सतह पर चलना आसान क्यों नहीं होता है, क्यों हम केले पर चलते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां चित्र में भी देख सकते हो एक लड़का केले पर फिसल रहा है। तो जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर जाता है। इस अध्याय में हम लोग इन्हीं प्रकार के सारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो इसका हम लोग एक्सप्लेन बाद में करेंगे कि आखिर क्यों वो गिर जा रहा है। चलो, तो अब आ गया हमारा घर्षण बल। यही तो हमें पढ़ना है, पूरा डिटेल यही इस चैप्टर में यही पढ़ना है। और काफी चीजें मैंने तुम्हें सिखा भी दी हैं, लेकिन इससे एक के अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। यदि मेज पर कोई पुस्तक रखा हुआ है, मान लो, उसको क्या करना है? धीरे से हमें धकेलना है। इस तरीके से पुस्तक को क्या करना है? धीरे से धकेलना है। ठीक है। क्या बोलता है? आप यह देखेंगे कि कुछ दूर चलकर यह रुक जाती है। हाँ, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये कुछ दूर गया फिर रुक गया। मेज तो भाई वो क्या होता है? फिसलन वाला होता है, तो वो थोड़ा और दूर जाएगा। यहां थोड़ा रुखरा सतह है तो ये थोड़ा कम दूर जा रहा है। ठीक है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? यह बल को घर्षण बल कहते हैं। ये देखो, जो अभी मैंने बताया वही सारी चीजें अब यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे। वही सारी चीजों को एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ये देखो, ये हमारे पास ये है पुस्तक। इसको यहां पर हम लोगों ने बल लगाया। क्या लगा दिया? बल। तो यहां पर जब हम लोगों ने बल लगाया, इस पुस्तक पर इस दिशा में बल लगाया, तो ये थोड़ा दूर यहां पर फिसल करके गया, लेकिन वापस ये क्या हो गया? रुक गया। यानी इसने थोड़ा सा गति किया। यहां से यहां तक क्या किया? इसने गति की है। ये देखो, यहां से यहां तक इसने गति किया।
लेकिन इसके बाद ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। भाई यदि ये रुक रहा है तो जरूर यहां पर कोई बल कार्य कर रहा होगा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है कि गति का विरोध करने के लिए जरूर यहां पर कोई बल कार्य कर रहा है। तो क्या अब तुम बता सकते हो यहां कौन बल कार्य कर रहा है? बिल्कुल। तो ये जो दो सतह हैं, इन सतहों के बीच एक बल कार्य कर रहा है जो कि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। ये देखो, यदि इधर गति हो रहा है, इधर गति हो रहा है, यहां गति हो रहा है, इस साइड गति हो रहा है ना, तो इसके विपरीत दिशा में भी एक बल लग रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? घर्षण बल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग? घर्षण बल। यानी कि इसका विपरीत दिशा में ये जो बल लग रहा है वो इसके गति का विरोध कर रहा है, गति को नहीं होने देना चाहता है, गति को रोकना चाहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल। इसका मतलब यहां पर बुक रखा, इसको भेजा, तो ये बुक उधर गति कर रहा है, लेकिन नीचे सरफेस पर एक बल लग रहा है जो इस ओर लग रहा है। मैंने बल कहां लगाया? उस ओर लगाया, उधर लगाया, लेकिन जो घर्षण बल लग रहा है वो मेरी तरफ लग रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने समझा कि घर्षण बल क्या क्या हम लोगों ने समझा? घर्षण बल दो सतहों के बीच लग रहा है। कहां लग रहा है बच्चों? सतहों के बीच लग रहा है। और दूसरा हम लोगों ने सीखा, ये जो घर्षण बल है वह उल्टा दिशा यानी कि विपरीत दिशा में लग रहा है। किसके विपरीत दिशा में? तो यहां पर जो गति हो रहा है उसके विपरीत दिशा में ये बल लग रहा है। समझ रहे हो? इस प्रकार से यहां इसको दर्शाया गया है। घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों के सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है। यानी जो घर्षण है वह गति का क्या करता है? विरोध कर रहा है यहां पर, है ना? क्योंकि जिस दिशा में गति हो रहा है उसके उल्टे दिशा में ये घर्षण उत्पन्न हो रहा है, इस कारण से उसकी गति का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अब चलो आगे क्या बोल रहा है। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। अब यहां से तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा, जितना चीज मैंने बताया उससे भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहां से एक खास क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप बाईं ओर बल लगाएंगे तो घर्षण किस ओर उत्पन्न होगा? तो आंसर है दाईं ओर उत्पन्न होगा। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाएंगे तो घर्षण बाईं दिशा में लगेगा। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करेगा। नया क्वेश्चन है कि घर्षण क्या करता है? गति का विरोध कर रहा है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। तीसरा क्वेश्चन, घर्षण क्या कर रहा है? जो बल हम लोग लगा रहे हैं उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि यहां दो सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य कर रहा है। ये है पुस्तक और ये है मेज, इन दोनों का जो सतह है, ये देखो, ये मेज का सतह हो गया, ये पुस्तक का सतह हो गया, दो सतहों के बीच कार्य कर रहा है। यानी कि घर्षण के लिए कितनी सतह चाहिए? दो सतह होना जरूरी है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अब घर्षण कब उत्पन्न होगा? अभी हम लोगों ने इसके पिछले चैप्टर में कांटेक्ट फोर्स पढ़ा है और नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा है। तो घर्षण बल क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है, यानी कि यदि दो चीजें, संपर्क बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संपर्क बल। इसके पिछले चैप्टर को तुम लोग पढ़ना, वहां हम लोगों ने संपर्क बल पढ़ा था, कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था। इसका मतलब घर्षण बल तभी उत्पन्न होगा जब दो सरफेस किस चीज में होंगे? टच में होंगे, तब घर्षण बल उत्पन्न होगा, ये याद रखना। अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, अब घर्षण बल लग रहा है तो घर्षण बल ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो कब घर्षण बल ज्यादा लगेगा, कब घर्षण बल कम लगेगा, और उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करेंगे, इसी पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांध दीजिए, ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। देखो, ईंट को डोरी बांध देना है और इसको कमानीदार तुला से हम लोग को क्या करना है? खींचना है। ठीक है, अब बोलता है
आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पठ्यांक लीजिए। कमानीदार तुला का पठ्यांक हम लोग को लेना है कि जब वो गति कर रहा है तो कितना उस पर हम लोग बल लगा रहे हैं। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लग रहा है। और इस प्रकार से जो पठ्यांक लेंगे उससे हमें घर्षण बल का पता चलेगा कि भाई कितना घर्षण बल काम कर रहा है। ये एक सरफेस हो गया और दूसरा ईंट का सरफेस हो गया। ठीक है, अब बोलता क्या है, अब ईंट को क्या करना है कि पॉलीथीन का टुकड़ा में लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। ध्यान से देखो, पहले बार क्या किया गया, ये देखो मान लो ये ईंट है, मान लो ये क्या है, ईंट है, तो इसका सतह क्या है, रुखरा है, और ये फर्श है। अब ये रुखरे सतह को इस फर्श पर खींचा गया, फिर देखा गया कि कितना घर्षण बल काम कर रहा है। फिर क्या किया गया, इस पे पॉलिथीन लगा दिया गया, फिर इसको रख के फिर खींचा गया। अब तुम ही बता दो किस स्थिति में कम बल लगेगा, सोच के बताओ। पहले स्थिति में ये पूरा क्या था, रुखरा था इसका सतह, ईंट का सतह। दूसरे स्थिति में क्या कर दिया गया, ईंट के सतह को चिकना कर दिया गया। कैसे चिकना किया गया, इसके चारों तरफ प्लास्टिक लगा दिया गया। तुम खुद बता दो, तुम अपने एक्सपीरियंस से बताओ, अपने अनुभव से बताओ कि किस स्थिति में बल कम लगा होगा और किस स्थिति में बल ज्यादा लगा होगा। अरे सीधा सा आंसर है, यदि ये रुखरा सतह होगा तो इसको खींचने में ज्यादा बल लगेगा, और यदि ये चिकना सतह होगा तो ये फस से फिसल जाएगा, इसको खींचने में ज्यादा बल नहीं लगेगा। यानी यहां पर हम लोगों ने ये अनुमान, मतलब ये हम लोगों ने इन्फरेंस निकाला क्या, कि यदि चिकनी सतह होगी, चिकनी सतह, और दूसरा रुखरी सतह, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो अलग अलग होगा। चिकना सतह में घर्षण बल क्या लगेगा, घर्षण बल कम लगेगा, घर्षण बल क्या लगेगा, कम। और रुखरा सतह में घर्षण बल क्या लगेगा, ज्यादा। ये भी कोई पढ़ने का चीज था, ये तो मुझे पहले से आता था सर। बिल्कुल भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से आ रही होती हैं, और ये भी चीज मुझे पक्का पता है कि तुम्हें पहले से आता होगा कि यदि चिकनी सतह है तो उसमें घर्षण बल ज्यादा लगता है, हाँ, घर्षण बल कम लगता है, और रुखरी सतह है तो घर्षण बल ज्यादा लगता है। समझ गए? क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला का पठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? यस, बिल्कुल अंतर पाते हैं। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ये कारण हो सकता है कि पहली बार जो ईंट था उसका सतह रुखरा था, इस कारण से वहां घर्षण बल ज्यादा लग रहा था, और दूसरी बार ईंट का सतह को हम लोगों ने चिकना कर दिया तो वहां पर घर्षण बल कम लगने लगा। ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। अब जूट लगा दो, ईंट पर क्या लगा दो, जूट, जूट का बोरा होता है ना, फिर उसको खींच करके देखो तो देखो कि घर्षण बल और बढ़ गया है। इसका मतलब यानी रुखरा सतह करते जाएंगे तो घर्षण बल का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये देखो, यही कमानीदार तुला है जिससे यहां पर हम लोग मेजर कर रहे थे। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। तो ये भी मान लो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए कौन सा तुला यूज करते हैं, तो कमानीदार तुला। और इसी के द्वारा भार को मापा जाता है, भार को। और भार क्या होता है, एक बल ही होता है, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भार। और उसको हम लोग कमानीदार तुला के द्वारा नापते हैं। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतन द्वारा की जाती है। पैमाने के पठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। तो ये देखो, यही वाला है, इस तरीके से इसको नीचे खींचा जाएगा तो ये वाला ऊपर से नीचे की ओर आते जाता है। ये है तुम्हारा कमानीदार तुला। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग एक और क्रियाकलाप है, इसको पढ़ लेते हैं।
चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्रियाकलाप को पढ़ते हैं और उससे कुछ नई चीजों को सीखते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। अब आनत समतल क्या है? इस प्रकार से इंक्लाइंड सरफेस बनाना ही क्या है? आनत सरफेस, ठीक है, यानी आनत समतल। मतलब कुछ चीज को हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लो ये कॉपी है तो ये सीधा है, इसको हम लोग को इस तरीके से करके आनत सरफेस बनाना है और यहां से कुछ चीज हम लोग लुढ़का सकते हैं। ये देखो इस तरीके से बनाएंगे तो ये इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? लुढ़का सकते हैं। वही बोल रहा है, आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु के नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तक तय करता है, यही हमें देखना है। देखो यहां पर फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इस प्रकार से एक हम लोगों ने मेज लिया और यहां पर एक आनत सरफेस बनाया और यहां पर ए बिंदु हम लोगों ने अंकित किया। अब यहां से पेन को लुढ़काएंगे और लुढ़कते लुढ़कते पेन जहां भी जाएगा वहां पॉइंट हम लोग बी लिख देंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से अब हम लोगों ने देखा कि पेन को यहां पर ये जो तुम्हारा सबसे पहले एक सरफेस हो गया। किस चीज का सरफेस हो गया? तो टेबल का सरफेस पे हम लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब इसको लुढ़काएंगे तो ये कितनी दूरी तय किया है, इसने कितनी दूरी यहां से यहां तय किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां इस सरफेस को हम लोग बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? अब मान लो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक चादर को बिछा देंगे या एक कपड़े को बिछा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग वही प्रयोग करेंगे और अब देखेंगे कि कहां तक हमारा पेन आया है। फिर बोलता है इस सरफेस को थोड़ा और चेंज कीजिए और इस पर बालू का पतला लेयर चढ़ा दीजिए। फिर से वही प्रयोग करेंगे तो अब देखेंगे कि यहीं तक आया है। तुम अलग अलग सरफेस यहां करते जाओगे, कुछ चिकना कुछ रुखरा, तब तुम देखोगे कि ये जो यहां पर तुम्हारा पेन जो दूरी तय कर रहा है वो अलग अलग दूरी तय करेगा। अब इसका क्या कारण होगा वही हम लोग देखेंगे। तो इसका सीधा सा कारण है कि जब चिकना सतह है, जब कैसा सतह है बच्चा लोग? चिकना सतह है, तो घर्षण कम लगेगा। घर्षण क्या लगेगा? कम। और घर्षण कम लगेगा तब ये पेन ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा दूरी को तय करेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब कम घर्षण होगा तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा। अब ऐसा बताओ कि ऐसा क्यों? क्योंकि घर्षण क्या है? गति का विरोध करता है। इसका मतलब इधर से ये पेन लुढ़कता हुआ जा रहा था तो घर्षण उसको लुढ़कने से रोकता है, उसके गति को रोकता है। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण उस पेन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। इसी कारण मैंने बोला कि जितना ज्यादा चिकना होगा उतना घर्षण कम होगा और उतना स्मूथली वो आगे की ओर पेन बढ़ सकेगा। लेकिन यदि रुखरा सरफेस होगा, रुखरा होगा तो घर्षण क्या होगा? ज्यादा, और ये जो दूरी तय करेगा पेन वह क्या करेगा? कम दूरी तय करेगा। ये सारे संबंध हमें क्या कर लेने हैं? अच्छे से याद कर लेने हैं। कैसन चाय है ये? लो एकदम खराब। तो यहां देखो लिखा भी है, पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों पर विभिन्न दूरियां तय करता है। तो यहां पर पेन के जगह एक पेंसिल सेल यानी कि छोटा सा पेंसिल सेल होता है ना, उसको लिया था, या कुछ और भी चीज तुम ले सकते हो, लकड़ी का टुकड़ा लिख सकते हो गोल टाइप का, कोई भी चीज से यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पेन से भी करके बताया था तुम्हें अभी। तो ये किसी भी चीज से हम लोग करेंगे इस क्रियाकलाप को, तो खास यही बातें हमें देखनी है।
बोलता है मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर भी इस क्रियाकलाप को हम लोग कर सकते हैं। तो अब बता दो, मेज पर यदि रेत का पतला परत बिछा देंगे तो तुम ही बताओ कि कितना दूरी तय करेगा ये पेन। तो इसका आंसर है कि ये तो पेन बहुत कम दूरी तय करेगा, क्योंकि यहाँ मेज पर यदि हम लोग बालू बिछा दें, रेत बिछा दें, तो वो बहुत रुखरा सरफेस हो जाएगा, जिससे कि घर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां दो चीज तो हम लोग सीख ही रहे हैं। पहला सीख रहे हैं कि यदि चिकना सरफेस होगा, चिकना सतह होगा, तो घर्षण क्या होगा, घर्षण यहां पर कम होगा, ये तो एकदम हम लोग को याद ही हो रहा है। और यदि रुखरा सतह होगा, रुखरा सतह होगा, तो घर्षण क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। कम से कम दो चीज तो तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो। इससे और भी चीजें हम लोग सीख सकते हैं। यदि कहीं घर्षण कम करना है तो सतह को हम लोग क्या करते हैं, चिकना बना देते हैं। जैसे तुम देखोगे, जो मोबिल का यूज हम लोग करते हैं या फिर जो ग्रीस का यूज करते हैं, वह क्यों करते हैं, वह सरफेस को और चिकना बनाने के लिए करते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस चिकना होगा उतना ज्यादा घर्षण क्या होगा, कम होगा। तो जहां हमें घर्षण कम करना होता है वहां पर इस ट्रिक का उपयोग हम लोग करते हैं। जबकि तुम देखोगे, जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, तो चप्पल के नीचे क्या किया जाता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए रुखरा सरफेस कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो टायर बनाया जाता है, टायर की सतह को क्या कर दिया जाता है, रुखरा बना दिया जाता है, ताकि काफी ज्यादा घर्षण रोड, सड़क और टायर के बीच में लग सके और गाड़ी आसानी से चल सके। तो वही मैं यहां बता रहा था कि सतह के चिकनापन और सतह के रुखरापन पर घर्षण निर्भर करता है कि कितना ज्यादा घर्षण लगेगा, कितना कम घर्षण लगेगा। समझ रहे हो? तो अब यही समझना है कि भाई, एक चीज तो तुम समझ गए कि घर्षण जब लग रहा है दो सतहों के बीच लग रहा है, दो सतहों के बीच, तो ये जो दो सतह हैं उसी का चिकनापन और रुखरापन डिसाइड करता है कि कितना घर्षण लगेगा। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा यहां भी बताया है, देखो यहां बताया है कि दो जो सतह है, एक नीचे सतह है, एक ऊपर सतह है, इन दोनों सतहों के बीच बहुत ज्यादा इस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं। कोई भी स्मूथ सरफेस या इस तरीके का सरफेस तुम्हें दिखेगा कि ये तो एकदम चिकना है, लेकिन एक्चुअल में वो चिकना नहीं होता है, उसमें काफी सारी अनियमितताएं होती हैं। अब बात है, ये एक सरफेस में इसमें अनियमितता है, अब एक और उसके ऊपर आ गया, इसमें अनियमितता है। तो यदि ये अब इस पर सरक रहा है इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को क्या कर सकता है, इंटरलॉक कर सकता है। ठीक है, यानी एक ये जो अनियमितता है, उबड़ खाबड़ है, जो तुम्हें साफ साफ ऐसे सिंपल नहीं दिखेगा। जैसे मैं अब इसमें उबड़ खाबड़ देखूं तो साफ साफ थोड़ा ही मुझे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में है। इसके सरफेस पर मैं उबड़ खाबड़ देखूं तो मुझे दिख थोड़े रहा है, लेकिन एक्चुअल में है। अब यही उबड़ खाबड़ ज्यादा होगा तो घर्षण ज्यादा होगा, तो घर्षण क्या लगेगा, ज्यादा। और यही उबड़ खाबड़ कम होगा, यानी ये अनियमितताएं कम होगी, इसका मतलब ये चिकना होगा, तो घर्षण क्या लगेगा, कम। यही चीजें हमें सीखनी है। तो एक सरफेस ये हो गया, दूसरा ये सरफेस हो गया। अब ये इस पर चलेगा तो ये अनियमितता के कारण क्या होगा, ये जो सरफेस है, दो सरफेस आपस में संपर्क में आ रहे हैं। अरे घर्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये दोनों संपर्क में आ रहे हैं। तो इन संपर्क में आने से ये एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएगा, जिससे कि इसका गति क्या होगा, स्लो हो जाएगा या धीमा हो जाएगा। यही बात यहां पर बताया गया था। चलो यहां बताया जा रहा है किस स्थिति में जो पेंसिल सेल है उसके द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। तो सबसे कम दूरी तब है जब ये जो सरफेस हम लोगों ने बिछाया था वह क्या है, बहुत ज्यादा रुखरा है। यदि सरफेस बहुत ज्यादा रुखरा है तो ये सबसे कम दूरी तय करता है।
सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? तो इसलिए भिन्न भिन्न होती हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बार बार सरफेस को बदला है, कभी चिकना कर दिया है, कभी रुखरा कर दिया गया है। इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। तो ये तो सब मैंने तुम्हें बता भी दिया कि आखिर क्यों कभी ये पेन या सेल अब बहुत दूरी तय कर रहा है, कभी बहुत कम दूरी तय कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बस इसलिए कि ये दो सरफेस कैसे हैं। यदि यहाँ पर बालू बिछा दिया, रेत बिछा दिया, तो ये जाएगा और बहुत थोड़ा दूरी तय करेगा। और इसको यदि एकदम चिकना कर दिया, इसमें पॉलिश लगा दिया, इसमें एकदम इसको बहुत चिकना कर दिया जाए किसी प्रकार से, तो ये और दूरी तय करेगा। ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें। चलो अब यहां पर देखते हैं, क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? तो यही चीज हमें यहां याद भी कर लेना है। आंसर है हाँ, बिल्कुल। ये जो एक सरफेस है और ये जो दूसरा सरफेस है, ये दूसरा सरफेस इसका है और पहला सरफेस किसका है? ये मेज का सरफेस है। तो ये यदि लुढ़क रहा है, तो मेज पर यदि ये लुढ़क रहा है, तो मेज का जो पृष्ठ है उसका प्रकृति कैसा है, वह रुखरा है कि चिकना है, उस पर निर्भर करेगा कि घर्षण ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। यदि रुखरा है तो ज्यादा लगेगा, चिकना है तो कम लगेगा। बार बार मैं ये तुम्हें बता भी रहा हूं। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? यस, दोनों पृष्ठ प्रभावित करेंगे। पेंसिल का सतह भी प्रभावित करेगा और मेज का सतह भी प्रभावित करेगा। अब मैं तुमसे पूछूं ऐसा क्यों? पेंसिल से क्या मतलब है? अरे भाई, पेंसिल का भी तो सतह है। अब इसी को रुखड़ा कर देंगे तो भी क्या होगा? ये दूरी कम तय करेगा, यानी घर्षण ज्यादा लगेगा। तो भाई सीधा सा हम लोगों ने समझा है कि जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है वो दो सतहों के बीच उत्पन्न हो रहा है। इसलिए सिर्फ मेज को हम लोग नहीं देखेंगे बल्कि पेंसिल को भी देखेंगे कि इसका सतह भी कैसा है। देखो क्या बोल रहा है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है। यानी घर्षण के लिए हमेशा कितना पृष्ठ चाहिए? दो पृष्ठ चाहिए, एक पृष्ठ से घर्षण नहीं होगा। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। जैसा मैंने अभी बता दिया कि ये तुम्हें दिख रहा है चिकना, मान लो ये मेज है, दिख रहा है चिकना, लेकिन इसमें भी क्या है? बहुत सारा अनियमितता है, इसमें भी काफी रुखरापन है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जैसा मैंने बताया कि एक ये पृष्ठ हो गया और दूसरा ये पृष्ठ हो गया, दोनों एक दूसरे पे गति करते हैं, तो इनका ये जो रुखरापन है इस कारण से ये एक दूसरे में धंस जाते हैं। जिस कारण क्या होगा? ये अनियमितताओं के कारण इनका गति क्या होगा? अवरोध हो जाएगा, या बोलेंगे इनके बीच में घर्षण ज्यादा या कम लगेगा। यदि ये रुखरापन ज्यादा है, अनियमितता ज्यादा है, तो घर्षण ज्यादा लगेगा। यदि अनियमितता कम है, रुखरापन कम है, तो घर्षण कम लगेगा। बार बार तो बताया जा रहा है तुम्हें। जब हम एक पृष्ठ पर, लेकिन ये याद रखना कि ये सारे क्वेश्चन के रूप में याद रखना, अब ये क्वेश्चन के रूप में तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं, अब ध्यान देना, अब एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ का गति कराया जा रहा है, तो हमें इस अंतःबंधन इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। तो यहां से क्वेश्चन होता है कि भाई जब एक पृष्ठ पे दूसरे पृष्ठ को हम लोग गति कराते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है? तो यहां पर सीधा सीधा है कि उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होगा, जिसके कारण उसको पार करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अब बोलेगा खुरदुरे या रुखरे पृष्ठ पर ये अनियमितता कैसी होंगी? जल्दी बता दो। तो आंसर है ज्यादा होगी, अधिक संख्या में होंगी। अतः यदि पृष्ठ रुखड़ा हो तो घर्षण बल अधिक लगेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पृष्ठ रुखड़ा होगा तो घर्षण बल क्या लगेगा, ज्यादा या कम? तो आंसर है ज्यादा। पृष्ठ यदि चिकना होगा तो घर्षण बल क्या लगेगा? कम लगेगा।
यही सब यहाँ पर हमें लिख देना है और याद कर लेना है। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। समझ गए? तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई घर्षण होता क्यों है। सबसे पहले घर्षण कितने पृष्ठ में लगता है? तो आंसर है दो पृष्ठों में लगता है। दूसरा क्वेश्चन, आखिर ये दो पृष्ठों के बीच घर्षण जो उत्पन्न हो रहा है क्यों हो रहा है? तो सीधा आंसर करो कि दो उनके बीच में जो अनियमितता है उसके अंतःबंधन के कारण ही घर्षण उत्पन्न हो रहा है। स्पष्ट है यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। ये भी एक बात हो गया। यदि पृष्ठों को दबा दिया जाए तो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इंटरलॉकिंग यदि बढ़ जाएगा तो घर्षण क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो बात को? इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा तथा जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो। देखना यहाँ पर मान लो एक चटाई है, इस पर कोई व्यक्ति क्या है? यहाँ पर बैठा हुआ है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति क्या है? बैठा हुआ है। तो जब व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका वजन पूरा चटाई पर है। इसका मतलब जो चटाई है और ये जो फर्श है, इन दोनों के बीच का जो सरफेस है उसके बीच इंटरलॉकिंग क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब इसको खींचा जाएगा, इस चटाई को खींचा जाएगा, तो ये इंटरलॉकिंग बढ़ने के कारण घर्षण क्या है? बढ़ गया है। अब जब ये घर्षण बढ़ गया है तो इसको आसानी से खींचना क्या है? बहुत मुश्किल है। इसका विपरीत यदि यहाँ चटाई खाली है तो आसानी से इसको खींचा जा सकता है। यही यहाँ पर बता रहा है। चलो यहाँ देखते हैं, बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। अब ये लड़का क्या कर रहा है? इस बॉक्स को धकेल रहा है। तो धकेलने का मतलब क्या हो गया कि इस पर बल लगा रहा है। अब ये बल लगा रहा है तो ये बॉक्स तो यहाँ पर है, जैसे तुम जानते हो कि ये बॉक्स इस सरफेस पे है। एक तो बॉक्स का सरफेस है और एक किस चीज का सरफेस है? फर्श का सरफेस है। तो जो बॉक्स का सरफेस है और फर्श का सरफेस है, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? घर्षण बल। ये लड़का इधर बल लगा रहा है और जो घर्षण बल है इसके विपरीत दिशा में इधर नीचे से इधर की ओर लग रहा है, यानी घर्षण बल इधर लग रहा है बच्चा बल इधर लगा रहा है। तो इस तरीके से ये घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है। तो घर्षण बल क्या कर रहा है? इसकी गति का अवरोध कर रहा है। इसका मतलब बॉक्स को आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। अब यदि ये इतना बल लगा देगा कि इस घर्षण बल से ज्यादा हो जाए तो ये फिर आगे खिसक जाएगा। जैसे मान लो घर्षण बल 1 न्यूटन लग रहा है और ये बच्चा भी 1 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो क्या ये बॉक्स खिसकेगा? तो आंसर है नहीं खिसकेगा। लेकिन अब जैसे ही बच्चा 2 न्यूटन का बल लगाने लगेगा तो ये आगे की ओर खिसकना प्रारंभ कर देगा। ये सब मैंने बताया भी है कि बल का दिशा होता है। पिछले चैप्टर में मैंने बताया है कि जो बल हम लोग लगाते हैं उसका खास दिशा होता है। ऐसे ही बल नहीं लगता। जैसे ये बच्चा इस साइड बल लगा रहा है और घर्षण बल इस साइड लग रहा है, यानी विपरीत दिशा में लग रहा है। ये सब मैंने बताया है। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट हुआ कि यदि ये बच्चा घर्षण बल से ज्यादा बल लगा रहा है तब ये बक्सा खिसकना शुरू हो जाएगा। आपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। अब यहाँ 2 कंडीशन बता रहा है, पहला और दूसरा। ध्यान देना, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि बॉक्स खड़ा है, स्थिर है, फिर हमें धकेलना है। तो उस स्थिति में क्या होता है? हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, यानी पहले स्थिति में हमें बल क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। लेकिन दूसरा स्थिति में जो तुम्हारा गतिशील बॉक्स है, बॉक्स क्या है? गतिशील है, उसको और आगे सरकाना, मतलब वो गति में है, हल्का गति में है और उसी को आगे सरका करके ले जाना है। तो दूसरी स्थिति में बल क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। समझ गए?
पहला स्थिति क्या हुआ, जब बॉक्स विराम में था, स्थिर था, तब हमें धकेल करके उसको गतिशील करना है। और दूसरे में गति में था लेकिन फिर उसको हमको धक्का दे करके आगे बढ़ाना है। तो ये दो स्थिति बोल रहा है और तुम दोनों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो। तो यहां से किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर जो हम लोग बल लगाते हैं वह स्थैतिक घर्षण का माप होता है। तो यहां से हमें नया वर्ड मिला, एक हो गया स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या है? तो स्थैतिक घर्षण वह बल है जो किसी विराम वस्तु को गति में लाने के लिए हमारे द्वारा उस पर लगाया जाता है। यानी कि देखो ये विराम में है, अब विराम में है इसका मतलब कि इस पर नीचे से कोई घर्षण बल लग रहा है। तो इसको यदि मुझे गति में लाना है तो गति में लाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, इस पर बल लगाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये गति में आ जाता है तो जितना मैंने बल लगाया वही बल स्थैतिक घर्षण का माप हो जाएगा, यानी उतना घर्षण लग रहा था। समझ गए? तो स्थैतिक घर्षण वही कहेंगे। यानी जब कोई पिंड विराम में है तो उस पर जो घर्षण बल लग रहा है वही क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण हो गया। इतना आसान तो है। स्थैतिक मतलब वो स्थिर है, ठीक है, और घर्षण मतलब उस पर घर्षण लग रहा है। तो तुमसे पूछेगा कि स्थैतिक घर्षण क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे कि जब कोई पिंड स्थिर है, रुका हुआ है, विराम में है, तब उस पर जरूर कोई घर्षण बल लग रहा है, क्योंकि कहीं तो रखा होगा। तो जिस फर्श पर रखा हुआ है तो उस फर्श पर और ये जो चीज रखा हुआ है उसके बीच में घर्षण बल काम कर रहा है, जिसके कारण वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। तो उस घर्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण कहेंगे। और इसका मान थोड़ा ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है वो अब हम पढ़ेंगे। तो अब एक वस्तु लुढ़कना प्रारंभ मान लो कर दिया, लुढ़कना शुरू हो गया। जैसे ये वस्तु क्या हो गया, लुढ़कना शुरू हो गया, तब भी इसके बीच में घर्षण है। अभी ये स्थिर था तब भी इसके बीच में घर्षण है और इसे हम लोग स्थैतिक घर्षण कहेंगे। लेकिन अब ये लुढ़कना प्रारंभ हो गया, देखो ये लुढ़क रहा है, तब भी घर्षण है, तब भी इन दोनों के बीच में घर्षण है। लेकिन जब लुढ़क रहा है तो उस समय घर्षण क्या है, कम है। यानी जब पिंड गतिशील है तो उस समय क्या है, घर्षण कम है। तो लुढ़कने वाले घर्षण को हम लोग सर्पी घर्षण यहां बोलते हैं। यहां देखो आगे बता रहा है, देखो यहां पढ़ दे रहा हूं यहां पर, उसके बाद मिल ही जाएगा वो वर्ड। चलो, की माप। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी, यहां देखो सर्पी घर्षण की माप होती है। सर्पी घर्षण यानी कि कोई वस्तु किसी चाल से चल रहा है, कोई वस्तु किसी चाल से क्या हो रहा है, चल रहा है, लुढ़क रहा है, जो भी बोलो, ये तो लुढ़क रहा है, ठीक है। तब भी इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वही घर्षण यहां सर्पी घर्षण है। वही घर्षण क्या है, सर्पी घर्षण है। और इसका मान क्या होगा, तो इसको वही चाल बनाए रखने के लिए जितना हम लोग को बल लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जैसे ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो हमेशा थोड़े ही चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, क्योंकि इसके नीचे से घर्षण लग रहा है। तो अब मैं बल लगाऊंगा और इससे 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ही मैं आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। तो जो मैं बल लगा रहा हूं वही सर्पी घर्षण का मान होगा, जो उसके चाल को बरकरार रखेगा, उसी चाल में इसको ले जाएगा। तो यहां से ये भी हो गया तुम्हारा सर्पी घर्षण। तो वही क्वेश्चन अब यहां भी एक क्वेश्चन है कि स्थैतिक घर्षण ज्यादा है कि सर्पी घर्षण ज्यादा है। तो आंसर है स्थैतिक घर्षण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, तुम समझ गए कि विराम से उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए ज्यादा बल चाहिए, यानी स्थैतिक घर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। और सर्पी घर्षण का मान क्या होगा, कम होगा। बहुत सिंपल सा चीज है जिसे मैंने यहां बताया।
जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण के कुछ कम होता है। अब यहां से क्वेश्चन भी आई है तुम्हारा, बोलेगा कि स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण कम क्यों होता है। तो स्थैतिक घर्षण में वस्तु और जो जिस चीज पर वो रखा गया है उनके बीच का इंटरलॉकिंग ज्यादा होता है, क्योंकि वो रखा हुआ है तो वो एक दूसरे पे इंटरलॉक है, और जब हम लोग उसको धक्का देते हैं तो काफी समय लगता है कि वो इंटरलॉकिंग को तोड़ सके, इसीलिए इसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि यदि कोई पिंड लुढ़क रहा है, यानी सर्पी घर्षण बल उस पर लग रहा है, तो लुढ़कते समय उसका जो सरफेस है वह दूसरे सरफेस के संपर्क में बहुत कम समय के लिए आता है, यानी बहुत कम समय के लिए वो टच हो रहा है, तो कम समय के लिए एक दूसरे के स्पर्श में आता है, जिस कारण से वहां घर्षण क्या हो रहा है, कम लगता है। ठीक है, क्योंकि संपर्क में क्या आ रहा है, कम समय के लिए ही उसका सरफेस संपर्क में आ रहा है। तो ये बात यहां से यहां तक हमें लिख देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर अब आगे देखते हैं। किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। यानी कि यदि कोई पिंड गतिशील है तो उसी गति को बनाए के रखने के लिए भी बल चाहिए, तो वह बल क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि वहां पर घर्षण का मान क्या है, कम है। कौन सा घर्षण लग रहा है वहां पर, सर्पी घर्षण लग रहा है। लेकिन यदि कोई पिंड स्थिर है एकदम और फिर उसको शुरू से चलाना है, हमें उसको प्रारंभ करना है, या फिर बोला जाए कि उसको क्या करना है, मतलब कि वह स्थिर है, विराम में है, और उसको हमें गति में लाना है, तो गति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि वहां कौन सा बल काम कर रहा है, स्थैतिक घर्षण बल काम कर रहा है, जो कि मान में ज्यादा होता है। समझ रहे हो सारी बातों को। चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और ये क्या, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब है कि घर्षण क्या है, हानिकारक है हमारे लिए, फिर भी इसके बहुत सारे हमारे जीवन में उपयोग हैं। चलो इसे ही हम लोग यहां पर देखते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा है। यहां पर बोलता है, अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा, ये बता दो। यदि तुम्हारे पास मान लो कांच का ग्लास है बच्चों, और तुम्हारे पास कुल्हड़ है। कुल्हड़ समझ रहे हो क्या है, मिट्टी का बर्तन है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। तो बताओ कि किसे पकड़ना आसान होगा। तुम्हारा आंसर होगा कि सर कुल्हड़ में चाय पीना ज्यादा आसान होगा। अब भला ऐसा क्यों, क्योंकि जो शीशे का ग्लास होगा वह उसमें और हमारे हाथ के बीच में क्या होगा, घर्षण कम लगेगा। अब क्यों घर्षण कम लगेगा, जल्दी से बता दो। क्योंकि शीशा का सतह क्या होता है, चिकना होता है, और चिकना सतह होने के कारण हमारा हाथ जब उसे पकड़ेगा तो उतना घर्षण नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन जब हम लोग कुल्हड़ की बात करें तो कुल्हड़ का सतह क्या होगा, रुखरा होगा, क्योंकि वो मिट्टी का बना होगा, तो उसमें घर्षण क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे और बात क्या बोल रहा है, मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास कोई गिलास है, उसके ऊपर तेल का परत चढ़ा हुआ है, तुम्हारे हाथ पर भी तेल का परत चढ़ा हुआ है, तो क्या ग्लास को पकड़ना फिर आसान होगा? आंसर है नहीं, ग्लास फिसल के गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हाथ और ग्लास के बीच घर्षण बल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यानी कि ग्लास को पकड़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए, घर्षण की आवश्यकता होगी। इस पेन को पकड़ने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, घर्षण की आवश्यकता होगी। इस बोर्ड पर लिखने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, घर्षण की आवश्यकता होगी।
तो बताओ घर्षण आवश्यक है कि नहीं है? बिल्कुल। फर्श पर चलने के लिए भी किस चीज की आवश्यकता है? घर्षण की। यही कारण है कि यदि चिकने सतह पर हम लोग चल रहे तो हम लोग फिसल कर गिर जाएंगे। गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? क्योंकि वहां पर घर्षण कम होगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव है? ये तो एक बात बोल रहा है, लेकिन यदि घर्षण ना हो तो बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में नहीं हो सकते हैं। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? आंसर है नहीं। यदि घर्षण वहां नहीं हो तो हम लोग चल भी नहीं सकते हैं। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। बिल्कुल, अभी जो मैं पेन से लिख रहा हूं और तुम पेंसिल से लिखते हो या पेन से लिखते हो, तो हम लोग तभी लिख पाते हैं जब हमें घर्षण पर्याप्त मात्रा मिलता है। हाथों और पेन के बीच में पर्याप्त मात्रा में घर्षण मिलता है। फिर पेन का नीब और जहां हम लिखते हैं उसमें भी हमें पर्याप्त घर्षण मिलता है, तब जाकर के हम लोग लिख पाते हैं। आपके शिक्षक चौक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक का कुछ कण उतार लेता है। ध्यान से देखो, जब चौक से लिखा जाता है तो चौक क्या होता है? घिसता है। क्यों घिसता है? क्योंकि वो जो श्याम पट है यानी ब्लैक बोर्ड है वह रुखरा होता है, तो जब लिखा जाता है तो चौक क्या होगा? घिसेगा और उसके कुछ कण, हाँ, उसके कुछ कण कहाँ लग जाएंगे? ब्लैक बोर्ड पर लग जाएंगे। अब जब ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाएंगे तो वही हमें फिर दिखता भी है। ये सब तुम देख, यहां देखो कील को ठोका जा रहा है। कील को दीवार पर ठोकने के लिए भी क्या चाहिए? घर्षण की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हमें लिखना है। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछा कि हम श्याम पट पर लिख सकते हैं, कैसे लिख पाते हैं? चौक से। तो इसका आंसर जो मैंने बताया वो लिख सकते हो। यदि सड़क तथा वाहन की टायरों के बीच घर्षण न होगा तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती है, न ही उन्हें रोका जा सकता है और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। अब देखो, जो टायर का रिम होता है या बोलेंगे टायर होता है और जो ब्रेक होता है वो दोनों किस पर कार्य करता है? घर्षण पर कार्य करता है। जो ब्रेक होता है वह टायर पर क्या लगाता है? घर्षण बल, जिसके कारण ब्रेक लग पाता है और हमारी गाड़ियां रुक पाती हैं। चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो ट्रक हो, सब किसके कारण रुक पाता है? घर्षण के कारण रुक पाता है। इसी के कारण जितने भी टायर होते हैं उन्हें इस प्रकार से बनाया जाता है कि सड़क से उनमें ज्यादा से ज्यादा घर्षण हो सके, जिसके कारण तुम देखोगे कि वो सड़क को पकड़ करके चलते हैं और फिसलते नहीं हैं। तो यही सब यहां पर बता रहा है। तुम बता दो, अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि घर्षण के 5 फायदे लिखें, तो क्या इन सब चीजों को लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण न हो। हाँ बिल्कुल, यदि दो सरफेस के बीच में घर्षण नहीं है तो वो कभी रुकेगी ही नहीं, वो चलती जाएगी फिसल फिसल कर। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। इसका मतलब घर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां भी देख सकते हो घर्षण के द्वारा, ये देखो हाथ को रगड़ा जा रहा है घर्षण में, तो इससे गर्मी उत्पन्न होती है। यहां पर देखो कैसे माचिस को जलाया जा रहा है, तो घर्षण के द्वारा जलाया जा रहा है। इस तरीके से घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। अब अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि घर्षण में क्या क्या फायदा है। भाई घर्षण के बिना बहुत सारे कार्य हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाएगा तुम्हारा कि घर्षण के हानिकारक प्रभावों को लिखिए। घर्षण के कुछ हानिकारक प्रभावों को लिखिए, घर्षण के 5 हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो ये सारा आंसर हम लोग यहां कर सकते हैं। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। पहला क्या हो गया कि घर्षण यदि होता है तो वस्तुएं घिस जाती हैं। जैसे कि अभी चप्पल देखा, वह घर्षण के कारण ही क्या होगा? घिस जाएगा। जो टायर होगा वो घर्षण के कारण ही क्या होगा? घिस जाएगा। चाहे वह पेंच, बॉल बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुल का घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होगी।
तो ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, घिस सकती हैं। और घिसने का कारण क्या होगा, घिसने का कारण होगा दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण। यानी एक सतह के ऊपर दूसरा सतह को रगड़ा जाएगा, चलाया जाएगा, उसको रोल किया जाएगा, तो दोनों सरफेस के बीच में जो घर्षण है उसके कारण वह घिसेगा। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, तो आंसर है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब दो चीजों को रगड़ा जाता है या फिर उनमें घर्षण कराया जाएगा तो उसमें क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसा बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिसमें घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखो, तुमने खुद से मिक्सर चलाया है या नहीं चलाया है, तुम्हारी माँ जरूर चलाती होंगी। तो तुम देखोगे जब मिक्सर में चटनी को पीसा जाता है, जब मिक्सर में मसाले को पीसा जाता है, तो पीसने के बाद जरा मिक्सर को छू करके देखना, वह काफी गर्म हो जाता है। यही बात यहां बोल रहा है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक हानि हो गया। किसके कारण हो रहा है, तो घर्षण के कारण हो रहा है। घर्षण के कारण होने वाली हानियों को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह एक और हानि हो गया घर्षण के कारण। घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। और यह जो ऊष्मा है ऊर्जा का ह्रास करता है। जैसे मान लो पंखा चल रहा है, तो पंखा चलने से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक उपयोग हो गया कि ये घूम रहा है जिससे हमें हवा मिल रही है। लेकिन पंखा घूमने के कारण इसमें गर्मी उत्पन्न होगा और वह गर्मी क्या है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यानी वहां पर ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। तो यही यहां भी बता रहा है कि जब भी घर्षण होता है तो उससे ऊष्मा निकलती है और हमारे लिए वो यूजफुल ऊष्मा नहीं है, वह ऊर्जा का ह्रास होता है। निम्नलिखित अनुभागों से हम घर्षण को कम करने के उपायों पे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से देखोगे कि जो कल पुर्जे हैं, जैसे कि मान लो फैक्ट्री है उसमें मशीनें हैं, तो मशीनों में मशीन के चलने से भी वो क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा जिससे वो घिसेगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा जिससे ऊर्जा की हानि होगी। तो ये सब पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। अब घर्षण को हम लोग बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं। तुम बता दो घर्षण को कब हम बढ़ाएंगे, तो घर्षण को हम लोग तब बढ़ाएंगे जब वो हमारे लिए लाभदायक होगा, तब हम घर्षण को बढ़ाना चाहते हैं। और घर्षण को कब घटाएंगे, जब वो भी हमारे लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि घर्षण को हम लोग कब बढ़ाएंगे, जब हमें घर्षण बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, यदि हम लोग यहां देखो, यहां दिया भी हुआ है, ये देखो, यदि हम लोग अपने सोल को देखें, जूता या चप्पल के सोल को देखें, तो उसको बड़ा डिजाइनदार बनाया जाता है, मोटा मोटा सोल बनाया जाता है और उसमें बहुत सारा कटिंग होता है। ये सारे कटिंग क्या है, ये सारे कटिंग वहां पर जो दो फर्श और चप्पल के बीच के घर्षण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो फर्श और चप्पल के बीच घर्षण को बढ़ाने से क्या होगा, हम फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहां घर्षण बढ़ जाए। इसी प्रकार से टायर का डिजाइन देखो, तो टायर का डिजाइन इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि सड़क से चिपक कर चले और घर्षण अधिक लगे। यदि ऐसा होगा तो टायर अच्छे से चलेगा, गाड़ी फिसलेगा नहीं। तो इस प्रकार से देख सकते हो यहां जो उपाय हम लोगों ने किया है उसमें हम लोग घर्षण बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से जब ब्रेक की बात आती है तो ब्रेक में भी हम ऐसा डिजाइन बनाते हैं जिससे कि घर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। अब फिर से बता दो क्यों वहां बढ़ाना चाहेंगे, ताकि ब्रेक अच्छे से लग सके। तुमने देखा होगा यदि तुम साइकिल चलाते हो तो तुम देखो कि ब्रेक
शू घिस जाता है, तो ब्रेक शू घिस जाएगा तो अच्छे से ब्रेक नहीं लगता, फिर हम ब्रेक शू को बदलवाते हैं ताकि ब्रेक अच्छे से लगे। तो वही सब यहाँ पर बात बोल रहा है। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वहां घर्षण ज्यादा लगे। क्या तुम एकदम चिकना चप्पल पहनना चाहते हो? नहीं, तुम बोलते हो कि अरे चिकना हो गया, चप्पल खराब हो गया और मैं फिसल करके गिर जाऊंगा। तो वहां पर तुम चाहते हो कि चप्पल क्या हो, ऐसा हो जिसमें नीचे का जो सोल हो वो काफी डिजाइनदार हो, इस प्रकार का हो जिससे कि घर्षण ज्यादा लगे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा खांचेदार बनाई जाती है जिससे कि घर्षण ज्यादा लगे। खांचे जूतों की फर्श से पकड़ को मजबूत करते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं, नहीं फिसलते हैं, नहीं गिरते हैं। इसी प्रकार कार, ट्रक और बुलडोजर के टायर भी खांचेदार होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे चप्पल और जो टायर है वो खांचेदार क्यों होते हैं? तो वो सड़क से अच्छी पकड़ बना सकें, फर्श से अच्छी पकड़ बना सकें। ये आंसर हम लोग कर सकते हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिल का ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। यह भी मैंने बताया कि जो ब्रेक शू है, ब्रेक पैड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं जिससे कि ज्यादा घर्षण लगे। और यदि ज्यादा घर्षण लगेगा तो क्या होगा, वहां पर वो पकड़ करके रखेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और हमारा पहिया स्लो हो जाता है और इस प्रकार से साइकिल रुक जाता है। ठीक है, यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथ पर मिट्टी रगड़ते हैं। अब देखो, कबड्डी 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 खेलते हैं हम लोग, तो अपने हाथ पर क्या करते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं या तेल लगाते हैं? जल्दी बता दो भाई। मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी इसलिए लगाते हैं ताकि ज्यादा घर्षण हमें मिले और उसको पकड़े तो फिर उसका पकड़ ना छूटे। समझ रहे हो सारी बातों को? वही यहां बता रहा है। व्यायामी जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। तो देखा तुमने 5-6 यहां पर उदाहरण दिया है जिसमें घर्षण को हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ पर घर्षण को हम लोग कम नहीं करते हैं बल्कि बढ़ाते हैं। और भी उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि मान लो कि बाल्टी को खींचना है। मान लो बाल्टी कहाँ है, हमारा कुएं में है और उसको हम लोग को खींचना है रस्सी से। तो जो रस्सी है कैसा हम लोग चाहेंगे, रुखड़ा रस्सी चाहेंगे। यदि रुखड़ा रस्सी रहेगा तो बाल्टी आसानी से हम लोग खींच सकेंगे, यानी वहां हम लोग घर्षण क्या करेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। तो ये सारा चीज तुम देख सकते हो अपने जीवन में हम लोग यूज करते हैं जहां पर हम लोग घर्षण को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या हर जगह घर्षण बढ़ाना चाहते हैं? नहीं भाई, बहुत जगह घर्षण कम करना चाहते हैं। तो कुछ जगह घर्षण बढ़ाना चाहते हैं, कुछ जगह घर्षण कम करना चाहते हैं। तो यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है तथा हम उसे कम करना चाहते हैं। जैसे कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं तो देखो तुम लोग उस पर पाउडर छिड़का जाता है। अब पाउडर क्यों छिड़का जा रहा है? ताकि वहां कैरम की जो गोटियां हैं वे आसानी से फिसल सकें, इसलिए हम लोग वहां पर क्या करते हैं, वहां पर उसे चिकना बनाते हैं। इसका मतलब वहां पर हम लोग घर्षण कम करते हैं। जहां भी चीजों को हम लोग चिकना बनाएंगे मतलब सीधा सा है कि वहां हम लोग घर्षण कम करेंगे। आपने यह नोट किया हुआ कि जब हम दरवाजों को कब्जे चूल्हों में तेल की कुछ बूंदे डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। अब देखो, जो दरवाजा हमारा है इस प्रकार से, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तेल डालते हैं जिससे कि आसानी से दरवाजा खुल सके, बंद हो सके। ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, स्नेहक लगाते हैं, चिकनाहट लगाते हैं जिससे कि वो दरवाजा क्या हो सके, आसानी से खुल सके। और ऐसा चीज बहुत जगह हम लोग करते हैं। ये भी देखना कि जो साइकिल होता है उसका जो पैंडल जहां पर रहता है वहां बॉल बियरिंग रहता है, वहां पर हम लोग ग्रीस लगाते हैं। इसके बाद जो चेन होता है, चेन में हम लोग हमेशा तेल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ये सब क्या करते हैं, यहां पर चिकनाहट लाते हैं जिससे कि उनके बीच में घर्षण क्या हो, कम हो सके।
आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बीच का घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट, देखो यहां पर याद ध्यान देना कि चिकनाहट के लिए हम लोग तेल डाल रहे हैं, ग्रीस डाल रहे हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या करता है? चिकनाहट लाता है। ये तीनों हमें याद करना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चिकनाहट के लिए कौन कौन से पदार्थ हम यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं? तो तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ये सारा चीज हम लोग यूज करते हैं। गतिशील पुर्जों के भागों में लगाते हैं जहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे के रगड़ नहीं पाते। अब वैसी जगह जहां पर हम लोग चाहते हैं कि दो सतह रगड़ से बचे, जिससे कि कल पुर्जे खराब ना हो, तो वहां पर भी हम लोग ग्रीस का उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करता है? मान लो ये पहला सतह है, ये दूसरा सतह है, इनके बीच में हम लोगों ने ग्रीस लगा दिया, चिकनाई लगा दिया, तेल लगा दिया, तो अब इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और ये ग्रीस का एक जो लेयर है इस पे चढ़ जाएगा, जिससे कि ये घर्षण बहुत कम हो जाएगा और हमारा कल पुर्जे क्या होंगे? खराब होने से बच जाएंगे। यही सब बता रहा है। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतः बंधन का अंतः पाशन काफी सीमा तक दूर हो जाता है। अंतः बंधन मतलब इंटरलॉकिंग, और बोलता है अंतः पाशन, अंतः पाशन मतलब इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग जो हो चुका है उसको खत्म करता है। अंतर बंधन का अंतः पाशन काफी सीमा तक दूर हो जाता है। और क्या बोल रहा है? गति सहज बन जाती है। घर्षण कम वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। तो यही क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि स्नेहक किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया तेल है, ग्रीस है, ये सब स्नेहक के उदाहरण है। तो स्नेहक क्या है? जो घर्षण को कम करता है, चिकनाहट जो लाता है, वही स्नेहक है। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ एक और चीज बताया जा रहा है कि कुछ मशीनों में जहां तेल उपयोग नहीं करते, वहां बोलता है कि वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है और वहां पर घर्षण को कम किया जाता है। तो यही सब बात यहां पर लिखी गई है। अब देखो, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, ये क्या बात बोल रहा है? देखना, आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों, ठीक है, पर रोलर जड़े देखा होगा। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। अब यहां तीन बात हम लोग ला रहे हैं। एक तो ये वस्तु सीधा सीधा इसका पूरा जो सरफेस है नीचे का, वह इससे चिपका हुआ है। दूसरा वस्तु ऐसा है जो कि इसको हम लोग खींच रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं? इसको खींच रहे हैं। इस वस्तु को इधर खींचा जा रहा है और इसका पूरा सतह यहां चिपका हुआ है। अब एक तीसरा वस्तु ऐसा हम लोग ले लेते हैं जिसमें यहां रोलर लगा हुआ है और फिर इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो देखो, यहां तीन अवस्थाएं मैंने बताई हैं। पहले अवस्था में क्या है कि ये पूरा का पूरा सरफेस इससे सटा हुआ है और सटा हुआ है और ये स्थिर है। क्या है? स्थिर। तब इसको खींचने में यहां पर बहुत ज्यादा बल लगेगा और इस प्रकार के घर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जब इसको खींचना प्रारंभ करेंगे, यहां पर खींच रहे हैं, याद रखो कि पूरा सरफेस और पूरा सरफेस टच है, इसको खींच रहे हैं, तब देखोगे कि ये पूरा का पूरा सरफेस खींचाना शुरू हो जाएगा और फिर इसके उस चाल को बरकरार रखने के लिए यहां पर जो घर्षण बल, मतलब यहां जो घर्षण बल तो लग ही रहा है, तो चाल को बरकरार रखने के लिए हमें यहां कम बल उपयोग करना पड़ेगा। यहां बल क्या उपयोग करना पड़ेगा? ज्यादा, इसको गति में लाने के लिए। और ये एक समान गति में चल, मतलब ये गति में है तो उसी गति को बरकरार रखने के लिए यहां पर बल को थोड़ा कम लगाना पड़ेगा।
और यहाँ यदि रोलर लगा दें तो बल को काफी कम लगाना पड़ेगा, बहुत कम लगाना पड़ेगा। तो तीन स्थितियां यहाँ देख सकते हो। इसमें इसको स्थैतिक घर्षण बोलेंगे, यहाँ पर इसको सर्पी घर्षण बोल रहे थे, और यहाँ पर इसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे यानी लोटन घर्षण बोलेंगे। तो ये तीन घर्षण यहाँ पर दिया हुआ है और इन्हें को हम लोग एक दूसरे, अब समझना है, लोटनिक घर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोटनिक घर्षण। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये सर्पी घर्षण इसको बोलते हैं। स्टैटिक मतलब स्थितिक, स्थैतिक है, ये हो गया सर्पी, और ये क्या हो गया? लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये उससे कम होगा, और ये सबसे कम होगा, क्योंकि यहां पर सतह बहुत कम टच कर रहा है, रोल कर रहे हैं। तो रोल करने के कारण यहां सतह का संपर्क बहुत कम होगा। देखो यहां घसीट रहे हैं, यहां रोल कर रहे हैं, मतलब इस चक्के पर इसको ले जा रहे हैं, तो यहां पर ये गोल गोल घूम रहा है। इस प्रकार से यहां घर्षण कम होगा, यहां थोड़ा ज्यादा होगा, यहां सबसे ज्यादा घर्षण होगा। ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। तो यहां आप क्रियाकलाप देख सकते हो। 9.4 क्या कह रहा है? बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, उन्हें मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखिए, इसके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। ये देखो इस तरीके से कुछ पेंसिल रखना है, मोटी पुस्तक रखना है और आगे की ओर बढ़ाना है, तो ये आसानी से नीचे वाला रोल होता जाएगा और ये आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि ये आसान होगा। तो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। यानी कि जब ये रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है, तब यहां जो घर्षण बल लग रहा है तो वह क्या है? काफी कम है, और उस लुढ़कने वाले बल को यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? लोटनिक घर्षण बोलेंगे, यहां पर रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब देखो यहां पर क्लियर लिखा है कि जो लोटन घर्षण कम कर देता, लोटन करने पर क्या होगा? घर्षण कम होगा। ठीक है, वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने, सरकाना मतलब क्या है? उसको खींच रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहां पर ये है, इसको पूरा खींच करके ले जा रहे, खींच रहे हैं इसको। तो जब सरकाया जाएगा तो पूरा का पूरा पृष्ठ चिपका हुआ होगा, जिससे कि घर्षण क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। उसे हम लोग सर्पी घर्षण बोल रहे थे, तुम्हें याद भी होगा। तो लोटन करना सदैव आसान होगा, लेकिन उसको लुढ़काएंगे तो वह क्या होगा? आसान होगा। जैसे कि कोई भी उदाहरण ले सकते हो, मान लो ये तो गोल नहीं है मेरे पास, लेकिन मान लो इस तरीके से गोल सरफेस वाला है। अब इसको मैं खींच रहा हूं। यदि हम खींचेंगे इसको, देखो यहां पर इस तरीके से एक गोल मेरे पास है। ये देखो दो चीज मैं करा सकता हूं, एक तो इसको खींच सकता हूं, ऐसे खींचा जाएगा इसको। तो जब खींचा जाएगा तो ये पूरा सतह और ये पूरा सतह एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, जिससे हम लोग फिर क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण बोलेंगे। और वह क्या होगा? वह ज्यादा होगा। लेकिन जब इसको लुढ़का दिया जाए, इस तरीके से लुढ़का करके ले जाया जाए, तो लुढ़काने से क्या होगा? इसे लोटन घर्षण बोलेंगे। मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो घर्षण लग रहा है उसको लोटनिक घर्षण बोलेंगे। वह हमेशा क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका सतह बहुत कम टच कर रहा है। तुमने देखा होगा जो गैस का सिलेंडर होता है उसको हम लोग खींच के ले जाने के बजाय लुढ़का कर ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं। या बड़ा बड़ा ड्राम होता है, इस प्रकार का डिजाइन का ड्राम होता है ना, तो उसको खींच कर ले जाने के बजाय हम लोग लुढ़का कर ले जाना पसंद करते हैं। और यही टेक्निक फिर यहां पर यूज कर लिया गया कि इस बक्से को खींच कर ले जाने के बजाय यहां छोटा सा चक्का लगा दिया गया। अब ये चक्का क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा और आसानी से लोटनिक गति, लोटन करता हुआ, रोल करता हुआ आगे की ओर बढ़ जाएगा।
यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो जिस सामान में रोलर यानी कि चक्का लगा होता है उससे आसानी से सामान क्यों खींच जाता है? तो इसका आंसर देना है क्योंकि वहां पर लोटनिक घर्षण बल कार्य करेगा और लोटनिक घर्षण बल कम लगता है, और घर्षण बल कम लगने के कारण हमें जो बल लगाना है उस वस्तु पे वो कम लगाना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा आंसर कर सकते हो। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति का महानतम खोज क्यों माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ये मैंने बता दिया कि सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण क्या है, हमेशा कम है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बियरिंग का उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि हम लोग फिर बॉल बियरिंग का बहुत जगह यूज करते हैं जिससे कि लोटनिक गति हो जाए, यानी कि वहां पर रोलिंग कुछ हो जाए। जैसे बॉल बियरिंग शायद तुमने देखा होगा, छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं, वो घूमते हैं और उनके घूमने के कारण वहां पर जो घर्षण बल है वो क्या होता है, कम लगता है। छत के पंखों तथा साइकिल की धुरी तथा नाभि के बीच में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। अब पूछा जाए कि बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है क्यों? तो बॉल बियरिंग में जो छर्रे लगे होते हैं वहां पर लोटनिक घर्षण होता है जिससे कि घर्षण का मान कम हो जाता है और वहां पर घर्षण बल कम लगता है, इसलिए हम लोग वहां पर बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। ये सारा चीज तुम यहां पर लिख सकते हो। ये देखो यहाँ बॉल बियरिंग को दिखाया भी गया है, ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखना, ये छर्रे छोटे छोटे लगते हैं तो ये घिसटते नहीं है बल्कि रोल करते हैं, ठीक है। और रोल करने के कारण यहां पर लोटनिक घर्षण बल लगना शुरू हो जाता है जो कि कम होता है और पंखे आसानी से चलते हैं या फिर हमारा जो रिम है वो आसानी से चलता है। ये सब बातें यहां पर होती हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तरल घर्षण, यानी कि तरल के द्वारा भी क्या घर्षण होता है। तो तरल मतलब क्या होता है, जो गैस है या जो द्रव है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। गैस समझ रहे हो ना, जैसे वायु क्या है, गैस है, इसे हम लोग तरल बोलेंगे। जल क्या है, द्रव है, उसे हम लोग तरल बोलते हैं। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है। बिल्कुल, वायु क्या होती है, हल्की होती है और विरल होती है। देखो ये विरल है क्योंकि यहां पर जो वायु के कण हैं वे बहुत पास पास नहीं होते, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरल बोलते हैं। फिर भी इससे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या वायु भी घर्षण बल लगाती है? तो आंसर है यस, वायु भी घर्षण बल लगाती है, ठीक है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इससे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। ये दोनों चीज क्वेश्चन के रूप में तुमसे पूछ सकता है। क्या द्रव घर्षण बल लगाता है? यस, बिल्कुल। और क्या वायु घर्षण बल लगाता है? बिल्कुल, वायु भी घर्षण बल लगाता है। चलो यहां पर और चीजें देखते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया, यानी फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड जो कि बहने का गुण होता है, तो जो द्रव है उसमें भी बहने का गुण होता है और जो गैस है उसमें भी बहने का गुण होता है, इसलिए इसे हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अतः हम किसी तरल पर अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। सीधा सीधा हमें पता है। तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। ये बात एक याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। देखो हर एक लाइन जो यहां बोल रहा है, यदि कुछ स्पेसिफिक चीज यहां बोल रहा है तो उससे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साफ बोल रहा है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो आंसर है कर्षण कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। यानी एक तो तरल में गति हो रही है और दूसरा उसमें कोई चीज गति कर रहा है, तो उन दोनों के बीच जो सापेक्ष गति होगा उस पर घर्षण बल निर्भर करेगा। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि यदि तरल में घर्षण बल लग रहा है तो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? तो
सबसे पहला, किस प्रकार का तरल है। ठीक है, जैसे मान लो पानी एक प्रकार का तरल है और मिट्टी तेल एक प्रकार का तरल है, इसी प्रकार से जो सरसों का तेल है वह भी एक प्रकार का तरल है, और इस प्रकार से मान लो जो दूध है वह भी एक प्रकार का तरल है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के तरल होंगे उसका घनत्व क्या होगा, अलग अलग होगा, डेंसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से जो घर्षण बल लगेगा वो अलग अलग तरल की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का वो तरल है, और जो वस्तु उस तरल में गति कर रहा है उस वस्तु के आकृति पर भी निर्भर करेगा कि उस पर ज्यादा घर्षण बल लगेगा कि कम घर्षण बल लगेगा। और ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि तुम देखोगे आगे जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, तो जो एरोप्लेन बनाया जाता है या फिर जो पक्षी होते हैं उसके शरीर का डिजाइन काफी हद तक इस प्रकार से रहता है कि उसमें कम से कम घर्षण बल लगे। जैसे मछलियां जो पानी में तैरती हैं उसका देखोगे शरीर नौकाकार होगा, आगे से क्या होता है, पतला होता है। कभी ऐसा देखा है कि जो मछलियां हैं आगे से ऐसे पूरा रहेगा, ऐसा ऐसा पूरा चपटा चपटा रहेगा? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिससे कि वो आसानी से तैर सके, उनका शरीर का डिजाइन इस तरीके से होता है कि वो आसानी से तैर सके। इसका मतलब यदि शरीर का डिजाइन इस प्रकार का है, मतलब अलग अलग प्रकार का डिजाइन हो सकता है ना, तो शरीर का डिजाइन इस प्रकार का है जिससे कि तरल उसको कम रोकेगा तो उस पर कम घर्षण बल लगेगा, और इस प्रकार से शरीर का डिजाइन है कि तरल उसको ज्यादा रोकेगा तो उस पर क्या लगेगा, घर्षण बल ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो ऐसा सामने का फेस बन गया है तो इस प्रकार से फेस रहेगा और ये आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार से फेस क्या है, पूरा चौकोर बना दिया गया है और ये फिर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बताओ इस पर घर्षण बल कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। लेकिन यदि इसके आकृति को थोड़ा इस प्रकार से बना दिया गया है, मान लो सामने से एकदम नुकीला बना दिया गया है, ये देखो सामने से इसकी आकृति को नुकीला बना दिया गया, पहले ऐसे था आकृति, तो ये घर्षण बल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। अब इसकी आकृति को एकदम नुकीला बना देते हैं, सामने की आकृति को क्या कर रहे हैं, नुकीला, देखो नुकीला। तब इसको आगे गति कराएंगे इस तरल में, ये हवा क्या है, तरल है, तो इस प्रकार से इसमें क्या लगेगा, घर्षण कम लगेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो जिस आकृति का ऑब्जेक्ट होगा उसके आकृति के अनुसार उस पर ज्यादा घर्षण बल लग सकता है या कम घर्षण बल लग सकता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन पर लगने वाला घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है तथा घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। बिल्कुल। तो यदि हम लोगों को किसी तरल में गति करना है तो वहां पर वस्तुओं का डिजाइन इस प्रकार से बनाया जाएगा जिससे घर्षण कम से कम लगे। अब ऐसा क्यों? घर्षण बल भाई कम लगेगा तो उसमें कम ऊर्जा खर्च होगी एक जगह से दूसरे जगह जाने में, अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। ऐसी आकृति दी जाएगी जिससे कि उसमें घर्षण कम लगेगा। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इस विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहां से संकेत प्राप्त होते हैं? बिल्कुल, जो वैज्ञानिक हैं वो सारी चीजें आर्टिफिशियल बनाते हैं, मतलब कि वे सारी चीजें वो क्या बनाते हैं, कृत्रिम बनाते हैं। लेकिन उनको आइडिया कहां से आता है? अरे भाई, ये जो आइडिया आता है वो प्रकृति के चीजों से आता है। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि जो पानी में रहने वाली मछली है उसका सामने वाला जो फेस है वो एकदम नुकीला होता है, जो पक्षी उड़ रहा है उसका मुंह क्या होगा, एकदम नुकीला होगा। तो वैज्ञानिक दिमाग वहां से ले सकता है क्या? बिल्कुल, वैज्ञानिक वहां से इस आइडिया को ले सकता है और अपना जो चीज वो डिजाइन कर रहा है उसमें इसको लागू कर सकता है। ठीक है, वास्तव में इन्हें संकेत प्रकृति से मिलते हैं। बिल्कुल, यानी हमारे प्रकृति में ऐसे ऐसे चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि भाई यहां इस संदर्भ में बात करें कि यदि पानी में चलना है तो कैसे घर्षण कम लगेगा, उस डिजाइन को हम लोग वहां से ले सकते हैं।
पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते हैं। देखो उदाहरण दिया है, पक्षी की बात कर रहा है, मछलियों की बात कर रहा है। क्या उसका डिजाइन बहुत अच्छा प्रकृति ने बनाया है? बिल्कुल, प्रकृति ने उसका ऐसा डिजाइन बनाया है कि जब मछलियां पानी में तैरें तो आसानी से आगे की ओर बढ़ सके, उनको ज्यादा बाधा ना आए। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण को पार करने में उनकी ऊर्जा का क्षय कम से कम हो, जिससे कि वो आसानी से वहां रह सके। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। वास्तव में जो गाड़ियों के डिजाइन बनाए जाते हैं वो भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि घर्षण क्या हो, कम लगे। जैसे मान लो एक कार की डिजाइन हम लोग लेते हैं, तो कार में देखोगे इस प्रकार से ऐसे बोनट होगा और यहां पर ऐसे शीशा लगा रहेगा। ऐसा होता है क्या? तो ये डिजाइन इस प्रकार से बनाने का मतलब क्या होता है? क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा डिजाइन क्या क्यों बनाया होगा? तो जिसने कार डिजाइन किया होगा उसने सोचा होगा कि इस प्रकार से डिजाइन में ये हवा जो आएगा फिर क्या होगा, ऊपर की ओर हट जाएगा और इस पे कम से कम क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। हालांकि हर एक बार हम लोग उस डिजाइन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि बस तो देखोगे ऐसे चौड़ा मुंह वाला होता है, ठीक है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कुछ सोच कर ही इसके डिजाइन को भी बनाया होगा, है ना। लेकिन जब बाइक की बात करते हैं तो बाइक का मुंह भी देखते हो कि सामने से यदि हेडलाइट को तुम देखोगे तो इस तरीके से त्रिकोण ज्यादा किया जाता है, जिससे कि वो आसानी से आगे की ओर जाए और हवा बगल से क्या हो जाए, पास हो जाए। ऐसा तुमने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा तो गौर करो, जाकर के देखो कि उसके डिजाइन को कैसे डेवलप किया जाता है ताकि उसमें हवा का दबाव कम से कम लगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर जैसे दिखाया गया है, ये देखो एक पक्षी का डिजाइन है और ये देखो एक हवाई जहाज का डिजाइन है। यहां देखो, यहां पर देखो कि इसके मुंह को क्या बनाया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है कि ये हवा को क्या करे, आसानी से पार कर सके। मतलब इसमें हवा का जो घर्षण बल इस पे लग रहा है वो कम से कम लगे, ठीक है। इस प्रकार से पक्षी में भी देखो इस तरीके से डिजाइन है तुम्हारा, पक्षी में और ये हवाई जहाज में, दोनों में देखो कि एक ही तरह का डिजाइन यहां तुम्हें देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो? तो ये यहां बोल रहा है, अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छा बात है कि हमारा चैप्टर यहां पर समाप्त हो चुका है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि चैप्टर समाप्त हो चुका है। और तुम लोग जरूर कमेंट करना कि आगे और चैप्टर चाहिए या नहीं चाहिए, और कमेंट करके मुझे बताना तो मैं आगे और वीडियो लाऊंगा। और यहाँ प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो, सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे, उन वीडियोस को तुम देख सकते हो। बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और बहुत अच्छे से डिटेल में तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आता होगा। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।